हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मालवा के परमारों के बारे में। तो मालवा के परमार कहाँ पे लोकेट करते थे, सबसे पहले आप ये देख लो। ये है मालवा के परमार। इससे पहले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से मालवा के जो परमार थे वो दोनों तरफ से घिरे हुए थे। एक तरफ ये चालुक्यों से, दूसरी तरफ कलचुरी से। और कलचुरी और चालुक्यों ने दोनों ने परमार्स पर अटैक किया। परमारों की लड़ाई अगर आप देखेंगे तो चौहानों के साथ भी चलती रही थी। ठीक है? तो इस तरीके से हम देखेंगे ये परमार बीच में बेचारे आ जाते हैं क्योंकि मालवा के रीजन में और मालवा हमेशा मध्य में पड़ता है, इस वजह से ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे इस एरिया में जनरली अगर परमारों की बात करें तो ये राष्ट्रकूट, पहले राष्ट्रकूटों का शासन यहाँ तक का था ये वाला। तो परमारों को राष्ट्रकूट का, देखिए परमार जनरली 2 लोगों के वेसल्स माने जाते हैं। एक तो गुर्जर प्रतिहारों का भी इनको वेसल्स माना जाता है और दूसरा राष्ट्रकूटों का भी इनको वेसल्स माना जाता है, ठीक है? तो जनरली राष्ट्रकूटों का इनको वेसल्स माना जाता है, उसका कारण क्या होगा वो अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है? तो इनकी धीरे-धीरे लड़ाई राष्ट्रकूटों के साथ भी रही थी, क्यों? क्योंकि पहले शुरुआत में ये देखिए राष्ट्रकूटों का ये शासन है यहाँ पे इस एरिया में। इस एरिया में राष्ट्रकूट शासन करते थे। तो ऊपर वाला जो नॉर्दर्न इंडिया है, जब राष्ट्रकूट साम्राज्य टूटा, तो ऊपर वाला हिस्सा परमाणु ने कब्जा लिया था और जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो चालुक्यों ने कब्जा लिया था। तो इस तरीके से राष्ट्रकूट साम्राज्य टूटकर 2 हिस्सों में बँटा था, एक परमार में और एक चालुक्यास में, ठीक है? लेकिन कभी-कभार बुक्स में ये भी बोला जाता है कि ये गुर्जर प्रतिहार जो वंश था, उनके भी ये सामंत रहे हैं, कौन? परमार, राइट? तो दोनों का रहेगा, ये चीज़ याद रखना है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत करने से पहले एक माइथोलॉजी में जो मेंशन चीज़ें हैं, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे कि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में लड़ाई हो जाती है। विश्वामित्र हम सब जानते हैं कौन थे? भगवान राम के गुरु थे। उनके बीच में जब लड़ाई हो जाती है, लड़ाई किस बात को हो जाती है? विश्वामित्र की एक के पास एक ऐसी गाय थी जो जो भी उनको इच्छा वर प्राप्त करती थी, जो भी इच्छा आप उसके सामने प्रकट करेंगे वो आपको मिलती थी। तो इसकी वजह से तो वशिष्ठ की जो इच्छाधारी जो गाय थी, इच्छाधारी नहीं कहेंगे, इच्छा वर प्रदान करने वाली जो गाय थी, उसको चुरा लिया किसने? विश्वामित्र ने। इसकी वजह से वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया कहाँ पे? माउंट आबू में, और वहाँ से एक नायक निकलता है, वही होता है कौन? परमार। परमार का मतलब होता है परमार। पर मतलब होता है दूसरा, यानी कि दुश्मन को मारने वाला, दैट मीन्स स्लेयर ऑफ द एनिमी, दुश्मन को हत्या करने वाला, मार देने वाला। तो ये था। इसके अलावा अगर हम देखेंगे परमारों के बारे में तो द अर्ली परमार्स वर वेसल्स ऑफ द राष्ट्रकूट। अभी बता के आए हैं कि जो परमार्स थे वो किनके वेसल्स हुआ करते थे? राष्ट्रकूटों के। हालाँकि कई बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये परमार्स को, मालवा के परमार को गुर्जर प्रतिहारों का वेसल्स भी कहा गया है, राइट? ओके। अब ज़रा देखते हैं, परमार प्रतिहारों के सामंत थे, यहाँ पर देखिए यही चीज़ मेंशन हो गई कि नहीं हो गई, राइट? तो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, किंतु 10वीं, अब कई सारी बुक्स में राष्ट्रकूटों के सामंत लिखा है, कहीं पर प्रतिहारों के सामंत भी लिखा है। जब भी आप गूगल पर सर्च करेंगे जनरली आपको गुर्जर प्रतिहारों के ही सामंत मिलता है। किंतु 10वीं शताब्दी में प्रतिहार शक्ति कमजोर होने पर मालवा क्षेत्र में परमाणु की स्वतंत्रता सत्ता का उदय होता है। अब देखना, यही 2 चीज़ें अपने आप में अभी किस तरीके से अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि एक प्रतिहारों के सामंत, देखो, प्रतिहारों के सामंत यहाँ पर उन्होंने लिखा है। दूसरा उन्होंने क्या लिख रहे हैं कि इस वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? उपेंद्र कृष्ण राज था। एक तो ये ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि जो प्रथम महत्वपूर्ण राजा था वो था सियक द्वितीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सियक द्वितीय। वास्तविक संस्थापक मान सकते हैं आप किसको? मालवा के परमार को। या इसी का दूसरा नाम था हर्ष। तो एक तो हर्ष हम देखते हैं, हर्षवर्धन हुआ है कहाँ पे? कन्नौज की गद्दी पर, राइट? और दूसरा हर्ष कौन है? सियक द्वितीय, जो कि परमार है। अब आप ये देखो, यहाँ पे दो बार क्या लिख रहे हैं ये बुक में कि सियक ने राष्ट्रकूट नरेश खोटंग को हराया एवं राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त हुए। अब सीधी-सी बात, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि खोटेंग किस वंश का शासक था? तो हमेशा याद रखना, खोटेंग राष्ट्रकूट वंश का शासक था, जिसको सियक ने हराकर और तब मालवा के परमाणु का स्वतंत्र जो आधिपत्य है वो स्थापित किया था। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पे इन्होंने लिखा राष्ट्रकूटों की अधीनता, दैट मीन्स ये पहले राष्ट्रकूटों के अधीन रहे होंगे, तो ये किसके सामंत हो गए? किसकी अधीनता हो गई इनकी? राष्ट्रकूटों की हो गई। और यहाँ पर परमार प्रतिहारों के सामंत लिखा है, दैट मीन्स ये दोनों के सामंत रहे। जब जैसे जिसका प्रभाव बढ़ गया, शुरुआत में इनके रहे, फिर इनके भी रहे। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर समस्या क्या आ रही है, अब कैसे हम कंप्लीट करेंगे? ये कह रहे हैं कि जो शुरुआती दौर था, ठीक है ना? उसमें ये परमार प्रतिहारों के परमार जो थे वो प्रतिहारों के शासक थे, लेकिन बाद में राष्ट्रकूटों ने अपना कब्जा इन पे एस्टेब्लिश कर लिया था। चलिए, सिख द्वितीय को हर्ष भी कहा जाता है, ये हमने देख लिया। तो हमने अभी तक क्या देखा कि वैसे तो संस्थापना करी है कृष्णराज की ने, लेकिन जो मूल स्थापक है वो कौन है? सिख द्वितीय। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त कराया, राष्ट्रकूट शासक खोटेंग को हराकर।
और परमार जो है प्रतिहारों के भी सामंत। अगर ये जनरली ये क्वेश्चन पूछे कि किसके सामंत थे, ये सामंत वर्ड आ जाए तो आपको गुर्जर प्रतिहार ही टिक करना है। लेकिन अगर अधीनता से आ गई वर्ड तो राष्ट्रकूट। तो जनरली मैं ये आप एक चीज दिमाग में रख लो कि ये प्रतिहारों के ही शासक थे, वो सामंत थे। परमार वंश का जो प्रथम अभिलेख है वो शेख द्वितीय का है। शेख द्वितीय कौन? हर्ष का। वो कौन सा है? हर्षोल अभिलेख। अब देखो शेख द्वितीय को अपने आप में क्या कहा जाता था? हर्ष। तो हर्ष का हर्षोल अभिलेख। अगर हर्ष नाम नहीं आएगा एग्जाम में तो आएगा शेख द्वितीय। तो शेख द्वितीय का कौन सा अभिलेख है? हर्षोल है। इसमें परमार शासकों की वंशावली है। तो पूछ लेगा कि किस अभिलेख में परमार शासकों की वंशावली है, तो आपको क्या कहना है? हर्षोल में। परमाणु की स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन था? शेख द्वितीय था। और क्यों था? क्योंकि इसने राष्ट्रकूट कोटिंग को हराकर और स्वतंत्र परमार राज्य की स्थापना की थी। तो हर्षोल अभिलेख किससे रिलेटेड है? परमार वंश से, और इसी पर उनकी वंशावली का उल्लेख है। आगे देखना है। अब मेन जो इंपॉर्टेंट शासक है वो है मुंज परमार। 972 से 994 तक शासन करेगा। इसका एक दूसरा नाम उत्पल भी है। उत्पल का मतलब वैसे तो क्या होता है? कमल होता है। और वाकपति राज है। वाक मतलब होता है जिसकी वाणी, यानी कि वाक इस्तेमाल किया जाता है वर्ड विद्वानों के लिए। विद्वान राजा है, देखेंगे वास्तव में ही विद्वान राजा है। तो मुंज परमार, उत्पाल या फिर वाकपति राज। वाकपति राज द्वितीय, फर्स्ट नहीं, वाकपति राज द्वितीय एक ही व्यक्ति का नाम है मुंज परमार का। परमार वंश की शक्ति का अगर हम बात करें, वास्तविक उदय जो है वो यक्ष के जो पुत्र है यानी कि मुंज के टाइम पे ही होती है। रियल शक्ति जो उद्भव होता है। यहाँ जो स्टार्टिंग के जो दो रूलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उपेंद्र कृष्णराज और जो सिद्धि है, इन्होंने अपने आप को सिर्फ आजाद करवा पाया। इसने स्थापना करी और इसने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। लेकिन उद्भव करने का मतलब है चारों दिशाओं में अपने पावर को फैलाने वाला, ये मुंज परमार ही है। अब जब मुंज परमार अपनी शक्ति को बढ़ाने का, एक्सपांशन करने की कोशिश करेगा, तो इसका सामना होगा चालुक नरेश चालुक द्वितीय को। अब यहाँ पर आप देखोगे, अब ये देखो, ये परमार यहाँ पे शासन कर रहे हैं, ये परमारों का शासन है और ये चालुक्यों का शासन है। जो परमार ने, और हमें ये भी पता है कि चालुक्य और परमार दोनों राष्ट्रकूट वंश का डिसइंटीग्रेशन के बाद ही आए हैं। उत्तर में परमार और दक्षिण में चालुक्य आए हैं। तो जब परमारों ने अपनी चीज को एक्सटेंड करने की कोशिश करी, सीधी सी बात है, जो नर्मदा नदी घाटी है ये परमारों का एरिया है और चालुक्यों की सीमा है दोनों की। तो इस एरिया को लेकर बहुत लड़ाई हुई है और इसी में परमार ने, चालुक्य जो शासक है, अब इसका जरा नाम याद रखो, कौन है? तैलप द्वितीय। कौन है? तैलप द्वितीय को कितनी बार हराया? 6 बार पराजित किया। लेकिन 7वीं बार धोखे से तैलप ने उसको क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है और बाद में वो मार डालता है। बंदी बना के कई दिनों तक उसने जेल में भी रखा और अंत में उसको मार दिया गया। उसी जेल में क्या होता है, मुंज को तैलप द्वितीय की जो बहन थी मृणालवती, उससे जब जेल में ये था उसी समय उससे प्रेम हो जाता है, लेकिन मृणालवती ने भी उसको धोखा दे दिया। तो एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन लव एंड वॉर, राइट। आगे, उसने धारा में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया। किसने? मुंज परमार ने। किसका निर्माण करवाया था? मुंज सागर झील। एग्जाम में आ जाएगा तो ये तो आराम से टिक कर दोगे। अब मुंज परमार की अगर शक्ति के एक्सपांशन की बात करें तो उसने कलचुरी जो है, त्रिपुरी के जो कलचुरी हैं उन पर अटैक करके विजय हासिल करी। हूण लोगों पर भी आक्रमण करके विजय हासिल करी। इसके अलावा मेड़ा पाटाक के जो गोहिल्स हैं उन पे भी अटैक किया। इसके अलावा माउंट आबू को जीता। चौहान जो थे नड्डूला चौहान, एक तो शाकंभरी के चौहान पृथ्वीराज चौहान वाला है, लेकिन एक दूसरी शाखा है चौहानों के, नड्डूला के चौहान, उन पर भी जीत हासिल करी। आइए मैप के माध्यम से इन एरियाज को देखते हैं। ये देखिए, ये परमार है। इनके बगल में कौन दिख रहा है? मेड़पाता के गोहिल। गोहिल पर आक्रमण करके जीत हासिल करी थी। चालुक्यों से तो भी इनकी लड़ाई थी। इसके अलावा ये कलचुरी, त्रिपुरी कलचुरी है, इनसे भी लड़ाई इसने करी थी, ठीक है। इसके अलावा चालुक्यों पर भी इसने अटैक किया था। तो ये, इसके अलावा ये तो चौहान शाकंभरी के चौहान है, एक नड्डूला के चौहान है, उनको भी हराया था। अब जब मुंज परमार जब एक आपस में मतलब लड़ रहा था चारों ओर से, इस साइड ये भी, तो मुंज परमार को भी वहां पे रेजिस्टेंस फेस करना हुआ। अच्छा, दूसरी बात अब हमें ये देखने को मिलती है कि जो मुंज और तैलप द्वितीय का जो संघर्ष है, इसकी कहानी हमें कहाँ से मिलती है? मेरुतुंग की चिंतामणि से, प्रबंध चिंतामणि से। मेरुतुंग की जो प्रबंध चिंतामणि है, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसी से हमें मुंज और तैलप द्वितीय के संघर्ष की कहानी मिलती है। जनरली जो मुंज तैलप और ये जो प्रबंध चिंतामणि है, ये जनरली गुजरात के रीजन से संबंधित पुस्तक है। नवशासांक चरित्र में मुंज को उत्पल राज कहा गया है। उत्पल मैंने अभी बोला था। अब ये नवशासांक चरित्र क्या है? नवशशांक चरित्र क्या है? ये एक्चुअल में पद्मगुप्त परिमल एक लेखक थे, एक विद्वान थे, जो मुंज के दरबार में रहते थे। उन्होंने ही पुस्तक लिखी थी ये, कौन सी? नवशशांक चरित्र। इसी में मुंज को उत्पल राज कहा है। उत्पल का मतलब होता है कमल। अच्छा, ये जो नवशशांक चरित्र है, ये चीज आपको ध्यान में रखना कि पद्मगुप्त परिमल ने अपना जो
जीवन है कवि के रूप में, वो तो शुरुआत किया था मुंज के समय में। लेकिन मुंज के बाद का जो शासक होगा नवशशांक, ठीक है ना, शशांक, उसके यहाँ पे भी ये दरबारी कवि हुआ करते थे और उसी की प्रेस में उसी की जीवनी लिखी है उन्होंने नव सहसांक चरित के रूप में। राइट। तो पद्मगुप्त परिमल मुंज परमार के भी दरबार से रिलेटेड थे और नवशशांक सिंधुराज, यानी कि नवशशांक दूसरा नाम है सिंधुराज का। सिंधुराज, क्योंकि मुंज के बाद शासक कौन बनेगा? सिंधुराज। सिंधुराज की ही जीवनी है नवशशांक चरित। परमार मुंज को क्या कहते हैं? कवि मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवि मित्र। क्योंकि कवियों का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके यहाँ पे बहुत सारे विद्वान थे। अब मुंज को अभी हमने देखा था कि मुंज को कवि मित्र कहा गया था। क्यों कहा गया था, जरा देखते हैं। पहली बात तो ये है कि मुंज स्वयं में ही कवि था और विद्वान भी था। उसके दरबार में बहुत सारे कवि हुआ करते थे, जैसे कि पद्मगुप्त जो था, इसने बुक्स तो से लिखी थी नव सहसांक चरित। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नव सहसांक चरित जो पुस्तक है ये सिंधु राज के ऊपर है। ये सिंधु राज की जीवनी है, ठीक है, जो कि भोज परमार मतलब मुंज परमार है। उसके बाद का जो शासक है वो है सिंधु राज। 10 रूपक का लेखक है धनंजय। तो धनंजय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? 10 रूपक। और दसोप रूप अवलोक और काल निर्णय, ये 2 पुस्तकें लिखी गई थी धनक के द्वारा। आइए इनको कंफ्यूजन जो है याद कैसे करेंगे, देखो। 10 रूपक और धनंजय। देखो, 10 रूप अवलोक, तो अवलोक किसका होता है? हमेशा धनिक लोगों का होता है। और काल का निर्णय, काल मतलब होता है समय, समय का निर्णय कौन करता है? तो धनिक होते हैं, उस तरीके से। अन्य विद्वान कौन थे? शोभन, हलायुध और अमित गति। ठीक है, तो इनके नाम जो ये डार्क रेड में, सॉरी डार्क ब्लैक में है, इनके बारे में ज्यादा आपको याद रखना है। जैसे 10 रूपक का लेखक कौन है? धनंजय। अमित गति ने सुभाषित रत्न संदेह नामक ग्रंथ भी लिखा था। तो देखो, अमित, सुभाषित, इस तरीके से अमित ने कौन सा लिखा है? सुभाषित, यानी कि दोनों व्यक्तियों के ही नाम होते हैं। हलायुध में पिंगल छंद शास्त्र पर मृत संजीवनी नामक टीका तथा अभिधान रत्नमाला नामक ग्रंथ की भी रचना की। किसने? हलायुध बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री थे, ठीक है। अब हलायुध 2-3 हुए इतिहास में। एक तो ये मुंज के यहाँ पे ही हुए हैं। इन्होंने कौन कौन सी लिखी है? एक तो पिंगल छंद शास्त्र जो होता है उस पर लिखी है मृत संजीवनी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभिधान रत्नमाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। अभिधान रत्नमाला हलायुध ने लिखा है। मुंज की राजसभा में महासेन नामक विद्वान ने प्रद्युम्न चरित नामक ग्रंथ भी लिखा है। तो ये सब पहले चीज याद रखना है कि महासेन किसके दरबार में था? महासेन मुंज। और उसने क्या लिखा है? प्रद्युम्न चरित। तो महासेन प्रद्युम्न चरित के द्वारा। मुंज ने पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ और अमोघ वर्ष जैसी राष्ट्रकूट शासकों की उपाधियां भी धारण की थी। क्यों की थी, जरा मैं समझा रहा हूँ। देखिए, जनरली इस प्रकार की जो उपाधि है पृथ्वी वल्लभ और श्री वल्लभ, ये उपाधि पुलकेशिन फर्स्ट ने अलॉट की थी। लेकिन पुलकेशिन फर्स्ट को, यानी कि पुल जो चालुक्य थे, चालुक्यों को रिप्लेस करके आए थे कौन? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूटों को रिप्लेस किया था किसने? परमार्थ ने। तो कहने का मतलब है ये जो उपाधि है पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, ये ट्रांसफर होते हुए एक शासक से दूसरे शासक की तरफ आती है। सिंधुराज इसके बाद आता है। सिंधुराज के बारे में हमने पढ़ ही लिया कि नव शशांक चरित में इसी की जीवनी अंकित है। और नव शशांक चरित लिखी किसने है? परिगुप्त ने, पद्मगुप्त परिमल ने। सिंधुराज ने चालुक्य नरेश सत्याग्रह को पराजित कर अपने भाई का हत्या का बदला लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात क्या है कि इसका भाई कौन है? इसका सिंधुराज का भाई कौन था? मुंज परमार। तो मुंज परमार को हराया था ना चाणक्य ने, तो उसने चाणक्यों नरेश सत्याग्रह को पराजित करके अपने भाई का बदला लिया। तो सासे सिंधुराज और सासे सत्याग्रह। तो सिंधुराज ने हराया किसको? सत्याग्रह से। और सिंधुराज और जो मुंज है ये तो आपस में क्या है? भाई थे, ठीक है ना। मुंज बड़ा भाई था और ये सिंधुराज छोटा भाई था। अब आते हैं, बात करते हैं हम किसके बारे में? भोज की। तो हमने अभी किसका? मुंज परमार को देख लिया। अब हम बात करेंगे भोज। भोज की जैसे अगर हम बात करें मुंज परमार की, तो मुंज परमार दोनों था। एक तो ये लड़ाकू भी था, इसने अपना एरिया एक्सपांशन भी किया है, और ये कवि भी हुआ करता था, ठीक है। तो ये इसमें दोनों क्वालिटीज थी। जबकि यहाँ पे हम देखेंगे भोज के बारे में, तो भोज ने अपना कल्चरल जो इम्पोर्टेंस है धारा नगरी का, वो बहुत ज्यादा तक बढ़ा दिया था। हालांकि इसने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। हाँ, भोज इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुआ। उसने कल्याणी के अनिलवाड़ के चालुक्यों को पराजित किया, किंतु चंदेल शासक विद्याधर से पराजित हुआ। ठीक है, अब अनिलवाड़ के चालुक्य कौन है, जरा ये समझ सकते हैं। ये है अनिलवाड़, ये वाले, ये इलाका अनिलवाड़ के चालुक्य हैं। और ये कलचुरी, देखिए यहाँ पर जो भी लोग थे ये कोई भी उससे अकेले हरा नहीं पा रहा था। तो हुआ क्या? चालुक्य और कलचुरी, इसने, चालुक्य कौन है? भीम फर्स्ट है। और कलचुरी कौन है? लक्ष्मीकर्ण कलचुरी। लक्ष्मीकर्ण, इन दोनों ने
मिलकर परमार पर अटैक किया, उनको हराया और उनकी जो कैपिटल थी धारा उसको भी लूटा था। किसने? चालुक्य भीम फर्स्ट और लक्ष्मीकर्ण। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि परमार बीच में घिरे हुए थे और चारों तरफ से उनके कोई ना कोई प्रिंसिपैलिटीज उनके ऊपर अटैक कर रही हैं। आगे देखेंगे। हाँ, अब भोज को हराने वाला व्यक्ति कौन है? विद्याधर है। अब विद्याधर चंदेल को क्यों हम इम्पोर्टेंट मानते हैं? विद्याधर चंदेल एकमात्र ऐसा शासक है जिसने 3 लोगों को हराया है। एक तो यहाँ पर आपको भोज दिख रहे हैं। इसने गजनबी को भी हराया, गजनबी को भी सक्सेसफुली हराया। और तीसरा, ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था रामपाल, जिसने कि 1018 में जब गजनबी ने अटैक किया था कन्नौज पर, 12वां जो आक्रमण था, उसको रजिस्ट नहीं किया। इस वजह से विद्याधर ने 1018 में एक संघ बनाकर इसकी भी हत्या करवा दी थी। तो इस वजह से विद्याधर बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हो जाते हैं चंदेल वंश में। आगे देखते हैं। भोज के अंतिम समय में कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण और गुजरात के चालुक नरेश भीम प्रथम ने एक संघ बनाकर उसे पराजित किया और धारा नगरी को लूटा। ये अभी हमने डिस्कस किया। भोज की इसी अभियान के समय मृत्यु हो जाती है। राइट। चलिए ये चीज हमने देख ली। अच्छा, एक चीज हमें याद और रखनी है कि भोज को सोमेश्वर फर्स्ट ने भी हराया था। अब सोमेश्वर फर्स्ट ने हराया, सोमेश्वर फर्स्ट कौन था? ये जो बेंगी के ये जो पश्चिमी चालुक्य थे उनका एक शासक हुआ करता था। ये कल्याणी के जो चालुक्य थे उनका शासक था सोमेश्वर फर्स्ट। अब सोमेश्वर फर्स्ट ये वही शासक है जिसने बैटल ऑफ कुप्पम लड़ा था चोलास के विरुद्ध 1052 में। तो हमने ऐसे याद रखना है, जिसने चोल को हराया उसी ने भोज को हराया। जिसने चोल को और उसी ने भोज को, और चोल और भोज दोनों को हराने वाला कौन है? सोमेश्वर फर्स्ट शासक है। ठीक है। तो बैटल ऑफ कोप्पम 1052, चोल के विरुद्ध किसने? सोमेश्वर ऑफ कल्याणी। भोज ने उज्जैन के स्थान पर किसको अपनी कैपिटल बनाया? धारा को कैपिटल बनाया। अब तक इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? उज्जैन थी परमाणु की। भोज की सभा का नाम भुवन विजय था। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था। ठीक है। तो भा से भोज और भा से भुवन विजय। भोज अपनी बुद्धता के कारण कविराज कहा जाता था। अब याद रखना, दो चीजें याद रखो। देखो, जो मुंज परमार है इसको कवि मित्र कहते थे। मुंज परमार को, मुंज को कवि मित्र कहा गया है। मुंज है मित्र, जबकि जो भोज है वो खुद कविराज है, स्वयं कवि है और वो कवियों का मित्र है, क्योंकि उसके यहाँ पे कवि बहुत ज्यादा थे। उदयपुर प्रशस्ति उदयपुर जो प्रशस्ति है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में, उदयपुर, वहां से हमें ये जानकारी मिलती है कि उसको कविराज कहा जाता था। उसने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, जैसे कि जिनमें व्यवहार मंजरी। अब या तो आप किसी को भोज पर बुलाते हैं तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार मंजरी दोनों भोज परमार की है। राइट। और चंपू रामायण, ठीक है ना। तो चंपू में रामायण किसमें? भोज करते समय आपको कोई चंपू रामायण सुना रहा है। अवनी कुमार भी किसी उपाधि है ये भोज की। तो अवनी का मतलब होता है जनरली पृथ्वी, और ये भोज। और कोदंड काव्य, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी के यहाँ पे भोज करने नहीं भी जाएंगे तो क्या कोई आपको दंड देगा? नहीं देगा। तत्व प्रकाश, तो भोज में जब भी आप भोज करते हैं तो उसमें प्रकाश तो होना चाहिए ना कुछ, तभी तो आपको खाना सही से दिखेगा। आयुर्वेद सर्वस्व, आयुर्वेद पर अपना सर्वस्व करने वाला भोज के नाम पर आयुर्वेद सर्वस्व हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांगण सूत्रधार। तो सम्रांगण सूत्रधार ये बुक है किस पे? आर्किटेक्चर पर है। किस पर है? आर्किटेक्चर। और इसी बुक में आप देखोगे इसमें बहुत सारे काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों का उल्लेख किया गया है। तो ये एक स्टेटमेंट और एक ये वाला, ये दोनों इस बुक को लेकर स्टेटमेंट एग्जाम्स में अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए, इसकी अतिरिक्त भोज की अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं सरस्वती कंठाभरण, विद्या का विनोद है, राजा मार्तंड। जैसे इस तरीके से इन्होंने एक यहाँ पे पुस्तक लिखी कोदंड का, वैसे यहाँ पे देखेंगे राजा मार्तंड भोज की। युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु वह पुस्तक है जिसमें विभिन्न प्रकार के नावों के निर्माण की चर्चा की गई है। आप याद कैसे करेंगे? जैसे आपकी नाव फंस जाए बीच में तो आपको कोई युक्ति से आप उसको निकालते हैं। सिद्धांत संग्रह भी उन्हीं की पुस्तक है। सिद्धांत का संग्रह राजा भोज परमार, योग सूत्र वृत्ति, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत, राज मृगांक और व्यवहार समुच्चय, शब्द अनुशासन और नाम मालिका। शब्द अनुशासन, नाम मालिका, ये दोनों पुस्तकें कई बार पूछी जा चुकी हैं। दोनों भोज की हैं। युक्ति कल्पतरु में विविध प्रकार के नावों का निर्माण की चर्चा है, अभी डिस्कस किया। भोज परमार की मृत्यु पर कहावत प्रचलित हो गई, जिसका उल्लेख धनपाल की तिलक मंजरी में मिलता है। क्या थी कहावत? अद्यधरा अद्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराज दिवगंते। कहने का मतलब है इसकी मृत्यु के बाद जो धारा थी वो निराधार हो गई, और जो सरस्वती थी उसका जो आश्रय था वो भी खत्म हो गया। भरवाड़ भोज को कविराज एवं मध्य युग का विक्रमादित्य कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमादित्य कल्चरल एग्जिस्टेंस के लिए कहा जाता है।
जिस तरीके से उसने धारा को कल्चरल कैपिटल बनाया था, इस वजह से इसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है मध्ययुगीन का। ये उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है। भोज ने शैव धर्म से संबंधित पुस्तक तत्व परीक्षा भी लिखी है। भोज के दरबारी कवि ओबट ने मंत्र भाष्य लिखा तथा वैदिक साहित्य पर टीका लिखी। किसने? ओबट। तो ओबट है वो मंत्र तो जानते हैं, जो ओबट होते हैं। भोज ने भोजपुर नामक नगर बसाया तथा भोजसर नामक तालाब भी बनवाया था। राइट। और भोज की रानी अरुंधति भी एक विदुषी महिला थी। भोज की जो रानी थी उनका नाम क्या था? अरुंधति। अरुंधति जनरली एक वैदिक काल में एक उसका औषधि का नाम हुआ करता था, अरुंधति। 11वीं शताब्दी में धारा मध्य भारत में संस्कृत शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 11वीं शताब्दी दैन का मतलब है 1000 प्लस एडी में। भोज ने धारा में भोजशाला नामक एक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण भी करवाया था, जिसमें उन्होंने जो आदिशास्त्री देवी थी, वाग देवी या सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। अब यही इन्हीं की जो प्रतिमा थी, जिस आकार जिस अंकन में है, उसी को आज आप ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रतीक चिन्ह के रूप में भी देखते हैं। और इस वाग्देवी की प्रतिमा का जो मूर्तिकार था वो कौन था? मंथन नाम का था। तो मंथन ने बहुत मंथन किया होगा, तब माँ सरस्वती की मूर्ति बनाई होगी। वाग्देवी प्रतिमा वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय में है। सब ब्रिटिश तो सभी कुछ लूट के ले गए हैं। अब ये देखो, आईने अकबरी के अनुसार उसकी राज्यसभा में 500 विद्वान थे। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछेगा कि आईने अकबरी में किस परमार शासक का मेंशन है? तो भोज परमार का। क्यों? उसकी क्योंकि उसके यहाँ पे कवि बहुत थे। तो 500 विद्वान थे। उनमें कौन कौन था? भास्कर भट्ट था, दामोदर मिश्र था और धनपाल। तिलक मंजरी जिन्होंने लिखी है वो। जैन लेखक धनपाल ने तिलक मंजरी तथा पाइलच्छी माला की रचना की। दो इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। कौन कौन सी हैं पुस्तकें? कि धनपाल ने तिलक मंजरी और दूसरी पाइलच्छी माला। भोज के बाद कौन कौन शासक होते हैं? जयसिंह और उदयादित्य। और धीरे धीरे परमार शक्ति की अवनति हो गई और उदयादित्य ने विदिशा के पास उदयपुर नामक नगर भी बसाया, जहां से ये लेख मिला है। उदयपुर यही विदिशा में, और जिसमें कि भोज को कविराज कहा गया। उदयादित्य ने उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर भी बनवाया था, ये याद नहीं रखना है। परमाणु की शाखाएं कहाँ कहाँ पे थी? धारा में थी, चंद्रावती यानी कि माउंट आबू पर, बागड़ यानी कि बांसवाड़ा गुजरात का एरिया, बांसवाड़ा राजस्थान गुजरात, जाबिलपुर जालोर, किरातकूप ये किराड़ू बाड़मेर। इनमें जो सबसे फेमस थी वो थी धारा उज्जैन की। परमार जो शासक था नरवर्मन ने निर्वाण नारायण की उपाधि धारण करी थी। ना से नरवर्मन और ना से निर्वाण नारायण। इसके बाद हम देखेंगे अंततः 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने महलक देव परमार पर अटैक किया था। हमें ये याद है कि ये जो मालवा आक्रमण था 1305 का, और समय शासक कौन था? महलक देव परमार। और इस तरीके से मालवा पर मुस्लिम आक्रांताओं का जो टर्किश थे, खलजीज थे, उनका राज स्थापित होता है तो 1305 में। ठीक है। और शासक उस समय कौन था? महलक देव परमार। रामायण मंजरी के जो लेखक रहे हैं वो कौन रहे हैं? क्षेमेंद्र हैं। उनकी अन्य रचनाओं में भारत मंजरी और दशावतार चरित्र भी किसकी है? क्षेमेंद्र की ही है पुस्तक है। राइट। परमार वंश की शक्तिशाली शासक कौन था? मुंज, भोज, उपेंद्र या सियक। तो देखो, मुंज भी था और भोज भी था, लेकिन अगर आप कहेंगे शक्तिशाली तो हम मानेंगे किसको? भोज को। क्यों? क्योंकि ओवरऑल शक्तिशाली था ये। मुंज को तो तैलप द्वितीय ने हरा दिया था ना, 7वीं बार में बंदी बना के जेल में डाल दिया था, और मुंज को प्रेम हो गया था उसी जेल में मृणालवती से। और मृणालवती जो कौन थी? तो तैलप द्वितीय की बहन थी। ठीक है। उदयपुर लेख में उसकी प्रशंसा करते हुए कहा गया है, किसकी? भोज की। पृथु की तुलना करने वाले भोज ने कैलाश से मलय पर्वत तक का तथा उदयाचल से अस्ताचल तक की समस्त पृथ्वी पर शासन किया है। इस स्टेटमेंट से प्रूव होता है कि जो राजा भोज था वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। उसने अपने धनुष बाण से पृथ्वी की समस्त राजाओं को उखाड़कर उन्हें विभिन्न दिशाओं में बिखेर दिया तथा पृथ्वी की परम प्रतिदाता बन गया। तो ये उदयपुर लेख में मिलता है। ये उदयपुर कौन सा लेख है? अब ये बताइए। ये उदयपुर नियर विदिशा वाला है। जो विदिशा है उसके जो नजदीक है वो वाला लेख। ठीक है। ना कि उदयपुर राजस्थान का नहीं समझ लेना है। परमार वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी के प्रथम चरण में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। हमने डिस्कस किया है। वास्तविक जो शक्तिशाली शासक था, वास्तविक संस्थापक था, वो था सियक द्वितीय, या फिर इसी का नाम था श्रीहर्ष। सात से सियक, सात से श्रीहर्ष। सियक की सेकंड माना जाता है। इसी ने इन राष्ट्रकूटों से अधीनता खत्म करी थी। परमार शक्ति का उत्कर्ष मुंज के समय में हुआ। राइट। मुंज कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। उसने अनेक कृत्रिम झीलों तथा मुंज सागर का निर्माण करवाया। स्टेटमेंट राइट है। उस मुंज के दरबार में कौन कौन थे? पद्मगुप्त नव शशांक चरित्र का लेखक है, धनंजय, धनिक जो रूपा के 10 रूप अवलोक का, हलायुध, वर्चस्व सर्वस्व का लेखक है। तो इस प्रकार से मुंज के दरबार में काफी कवि रहा करते थे। ठीक है। वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया, तो आंसर हमारा क्या होगा?
ये है परमार भोज। स्वयं इसने योगदान दिया क्योंकि स्वयं विद्वान था और इसी वजह से इसकी उपाधि जो थी वो थी कविराज की। आगे देखेंगे। ठीक है, कविराज की उपाधि हो गई। हाँ, अब उसकी राज्यसभा में 500 विद्वान निवास करते थे, ये स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट हमें दिया कहाँ पे गया था? आईन अकबरी में। उसकी ये कहाँ पे है? आइन ए अकबरी में स्टेटमेंट गिवन है कि भोज की पर उसमें सभा में 500 विद्वान निवास करते थे। भोज की रचनाओं में सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, श्रृंगार मंजरी। अब यहाँ पर देखो, भोज चंपू, युक्ति कल्पतरु, समरांगण सूत्रधार, इस प्रकार की पुस्तकें लिखी गई हैं। युक्ति कल्पतरु में नावों के बारे में वर्णन है। समरांगण सूत्रधार आर्किटेक्ट पर पुस्तक है और साथ में इसमें जो काल्पनिक वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी इसमें समरांगण सूत्रधार में चर्चा है। अब एक पुस्तक ये देखो श्रृंगार मंजरी, और अभी एक पुस्तक हम पढ़ के आए हैं रामायण मंजरी। ठीक है, तो जो भोज की पुस्तक है जैसे श्रृंगार शतक है या श्रृंगार मंजरी, ये किसकी है? भोज की। उसी जैसे श्रृंगार वाली जो दोनों आएंगी वो भोज की पुस्तकें हैं। निरालंब सरस्वती, सरस्वती अब निराश्रय हो गई पर एक कवि की शोक अभिव्यक्ति किसकी मृत्यु पर की गई? तो हमें पता है राजा भोज, भोज ने इस संस्कृत महाविद्यालय भी बनवाया था और उसमें माता सरस्वती की जो है मूर्ति वो भी लिखवाई थी, और जिसका जो इस मूर्ति को बनाने वाला व्यक्ति का नाम था मंथन। मंथन ने बहुत मंथन करके माता सरस्वती की सरस्वती की मूर्ति बनाई होगी। इसके अलावा चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका बनवाएगा परमार राजा भोज ने बनवाया था। भले है चित्तौड़ में लेकिन बनवाएगा कौन? परमार राजा भोज ने। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। भोज ने अनेक पुस्तकों की रचना करी। इनकी रचनाओं में सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ये पुस्तक को, श्रृंगार मंजरी, इस प्रकार की कूर्म शतक भी है और श्रृंगार मंजरी। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि एकता थे? अच्छा, मध्यकालीन भारत में कह रहे हैं कि लॉ गिवर कौन से थे जिन्होंने कानून दिए? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर और जिमूतवाहन। बताइए इनमें कौन सा था? विज्ञानेश्वर ये थे, राजशेखर भी थे और जिमूतवाहन जिन्होंने दायभाग लिखा है। पिता की संपत्ति पर पुत्र का किस प्रकार से अधिकार होगा उसकी चीज की चर्चा करी है। विज्ञानेश्वर भी थे, राजशेखर, तो 1, 2 एंड 4। इसके अलावा हम देखेंगे जो विज्ञानेश्वर है, विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा लिखी है। ठीक है, और उन्होंने ये कहा है कि पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार जन्म से ही होता है। जबकि जिमूत वाहन ने जो दायभाग लिखा है इसमें उन्होंने ये कहा है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र का अधिकार होता है उनकी संपत्ति पर। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान जिमूतवाहन ने दायभाग लिखी थी। इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर भी टीका लिखी है। इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी तथा राजकार्यों के लिए नियमों पर भी पुस्तक लिखी है। अतः यह भी मध्यकालीन विधि वेत्ता थे। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं सुपुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। ठीक है, राजशेखर के बारे में हमने पता पहले पढ़ के आए हैं। और इन्होंने कर्पूर मंजरी काव्य, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यासाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश और हरविलास। जिसमें से जो विद्यासाल भंजिका है ये इनका नाटक है। ये इनका क्या है? नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? देखेंगे, कोल या कोयल ये अलीगढ़ का प्राचीन नाम है। महोत्सव नगर महोबा का प्राचीन नाम है क्या? महोदय श्री कन्नौज का है। और जेजा भुक्ति क्या कौशाम्बी का है? नहीं, जेजा भुक्ति ये बुंदेलखंड का इलाका है। राइट, और बाकी ये तीनों के तीनों करेक्टली मैच्ड है। परमार वंश का संस्थापक कौन था? अजय पाल, कनक पाल, कनक रॉय, और नहीं ये कोई भी नहीं है, ये उपेंद्र कृष्ण राज है इनका शासक। ठीक है, हालांकि उत्तराखंड पीसीएस ने इसका उत्तर कनक पाल माना है। राजा भोज ने शासन किया था कहाँ पे? धारा पर। अब राजा पहले परमाणु की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी जिसको की ट्रांसफर करके धार लेके आए थे कौन? राजा भोज। इसके अलावा देखेंगे, हाँ, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी? वो राजा भोज था। और वो कौन सी बुक थी? वो बुक थी समरांगण सूत्रधार। और युक्ति कल्पतरू में उन्होंने नावों के बारे में चर्चा की है। इसके अलावा अन्य पुस्तकें उनमें किनकी कौन कौन सी है? सरस्वती कंठाभरण है, सिद्धांत संग्रह है, योगी सूत्र वृत्ति है, राज मार्तंड, विद्या विनोद और चारुचर्या। गौशाला मंदिर की अधिशास्त्री देवी कौन थी? माता सरस्वती थी। इसके अलावा
देख रहे हैं कि परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था, एक संस्कृत का निर्माण करवाया था। भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। किस मस्जिद में? कमाल मौला। बाद में इसी को मस्जिद में ट्रांसफर कर दिया गया था। जब मुस्लिम आक्रांता आते हैं, हमें पता है कि मालवा पे आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में किया था। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? उपेंद्र कृष्णराज, ये तो संस्थापक है, उपेंद्र कृष्णराज। मुंज भी है, उदयादित्य भी है, गंगदेव नहीं है। गंगदेव ये कलचुरी वंश का शासक है। चलिए आगे देखेंगे। ये क्षेत्र कह रहे हैं बोध गया क्या बुंदेलखंड में है? बिल्कुल नहीं है। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में है। खजुराहो बुंदेलखंड में? यस, राइट है। शिरडी विदर्भ का एरिया है, राइट। नासिक मालवा नहीं, मालवा नासिक में बिल्कुल नहीं होगा। मालवा है ये उज्जैन का एरिया। और तिरुपति रायलसीमा, बिल्कुल ये तेलंगाना का पठार है। तो ऑप्शन से हमारा कौन कौन सा मैच होता है? 2 और 5। अच्छा, ये शिरडी विदर्भ के एरिया में नहीं आता, ये महाराष्ट्र के एरिया में, लेकिन वो विदर्भ वाला रीजन नहीं है। बोध गया बिहार में, खजुराहो बुंदेलखंड में, शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र के एरिया में, मतलब महाराष्ट्र के नॉर्थ में है ना यहाँ पे। और नासिक महाराष्ट्र, तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश। अब ये तो तेलंगाना में आ गया आप जहाँ तक। ठीक है, ये हमारा थे एमसीक्यूज के बारे में चर्चा।